नमस्कार, ब्रेकिंग नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग का जो टकराव है वो और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट में भी ईसी ने ये बात उठाई थी कि ममता बनर्जी लगातार जनता को गुमराह कर रही हैं और चुनाव आयोग के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी कर रही हैं, और एक बार फिर यही ममता बनर्जी ने किया है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बंगाल में चल क्या रहा है और ममता बनर्जी क्यों इतने ज्यादा बौखलाई हुई हैं? देखिए, ममता बनर्जी आजकल फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। उनको समझ नहीं आ रहा कि वो जो कर रही हैं उससे चुनाव आयोग, वहां के उनके कर्मचारियों और फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव कैसे प्रभावित हो रहा है। वो ये समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और सुनवाई लगातार चल रही है। ईसी ने एफिडेविट दायर किया। एफिडेविट में ईसी ने ममता बनर्जी के खिलाफ आरोप लगाए और ये बताया कि देखिए, ममता बनर्जी जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है उसके कारण वहां हमारे कर्मचारियों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। और ये केवल उम्मीद नहीं, संभावना नहीं, इसके लिए हमारे पास एविडेंस है। हर जगह पर जो चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर अटैक हो रहा है उसकी जानकारी भी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। सुकांत मजूमदार ने अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो जारी करके बताया कि जैसे एसआईआर की प्रक्रिया के लेकर फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, वहां पर चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा हुआ है। 2-4 फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता आया और उस चुनाव अधिकारी को झापड़ मारा। वहां पर कियोस्क पैदा करने की कोशिश की गई और यह एविडेंस चुनाव आयोग के पास भी है और चुनाव आयोग से ही कार्रवाई करने की अपील सुकांतो मजूमदार ने की। दूसरी तरफ एक जगह फॉर्म 7 लेने के लिए एक महिला कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की गई और वहां पर फॉर्म ले रही थी तो टीएमसी के कुछ लोग पहुंच गए और उसके साथ हाथापाई की और उसके बाद पत्थर मारे उसके सर पर, सर फूट गया। और वो भी एविडेंस चुनाव आयोग के पास है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की कि देखिए, हमारे लोगों को फॉर्म भरने के लिए, एसआईआर की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग ऑब्स्टेकल खड़ा कर रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं, मारपीट पर उतारू हैं। अब यही सारे रिपोर्ट चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दिया। सुप्रीम कोर्ट में देने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि टिप्पणी फैसले नहीं होते। वो चुनाव आयोग की तरफ से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया, आदेश भी नहीं दिया गया और अंतरिम आदेश भी जारी नहीं किया गया। ये सुनवाई पर सुनवाई होती रहेगी जब तक कि एसआईआर की प्रक्रिया चले और हर जगह पर, कहीं ब्लॉक में बीडीओ के दफ्तर पर हमला हो, चुनाव आयोग के कर्मचारियों पर हमला हो, हर तरह से हमला करके चुनाव आयोग के कर्मचारियों को डराने की कोशिश की जाए, ऑब्जर्वर के ऊपर अटैक किया जाए। वो जब अपने घर से दफ्तर की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग उसे घेर ले। ये सारी परिस्थितियां ऐसे बनाई है ममता बनर्जी ने। इसीलिए ममता बनर्जी फिर से सामने आई और इसके बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है, उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी का एजेंट बता दिया चुनाव आयोग को। और इसके साथ वो बोलने लगे कि देखो, डेमोक्रेसी नहीं बच सकती। अपोजिशन जो हम लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, उन लोगों के लिए चुनाव आयोग काम कर रहा है। हमारे वोटर के नाम लिस्ट से गायब हो रहे हैं और चुनाव आयोग हमारी चिट्ठियों का जवाब नहीं दे रहा। मतलब ये चुनाव आयोग के ऊपर हमला नहीं है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त या फिर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कोलकाता में बैठे हुए हैं, उन लोगों के पास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होते हैं। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न ममता बनर्जी कर सकती, न उन लोगों को टारगेट ममता बनर्जी के गुंडे कर सकते हैं। उनके पास पूरी फोर्स होती है सिक्योरिटी में लगी हुई, तो वो लोगों को तो खतरा नहीं है। लेकिन जो लोग 11 टेबल पर बैठे हैं एक ब्लॉक के अंदर, वो जो कि 11 टेबल पर बैठकर ये देख रहे हैं कि वोटर रोल में जिसका जिसका नाम आया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन कराने में जो सस्पिशियस वोटर हैं 1,36,00,000, उनके फिजिकल वेरिफिकेशन कराने में उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई होते हैं कि नहीं, वो सही है कि नहीं। अगर सही नहीं है तो उसका नाम कटेगा। और ये लोग वहां पहुंचते हैं, कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ये है, इसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, सामने आदमी खड़ा है, हम जो खड़े हैं वही हम हैं,
और आप इस पर ओके करो, नहीं करता तो उसके बाद उसके ऊपर हमला किया जाता है, मारपीट की जाती है। और यह समस्या ऐसी बढ़ी कि चुनाव आयोग को बार बार नए नए ऑब्जर्वर भेजने पड़ रहे हैं, रिजर्व में ऑब्जर्वर रखने पड़ रहे हैं। 6000 से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय पश्चिम बंगाल में हैं। ममता बनर्जी की सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही, पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दे रही, और उसके साथ साथ वहां के जो टीएमसी के लोग हैं ये पूरी एसआईआर की प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनके फर्जी वोटिंग का जो पैटर्न रहा वो अभी भी बरकरार रहे। और इसीलिए चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहा है, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जो हमेशा अंतरिम आदेश के लिए तुरंत ही मान जाती है, जिसको यह पता है कि कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर जो सवाल उठे, ईडी ने जो सवाल उठाया, उसके आधार पर उन्होंने कड़ी टिप्पणियां की और यह भी कहा कि नोटिस जारी करते हैं, आप जवाब दो, क्योंकि ईडी के आरोप भी सामान्य आरोप नहीं थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर सरकारी काम में व्यवधान डाला जाएगा, अगर मुख्यमंत्री खुद फाइल छीन कर ले जाएगी, अगर मुख्यमंत्री अपने स्टेट की पुलिस का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ करेगी, हमारे अधिकारियों को धमकी दी जाएगी, तो फिर हमारे लिए बचेगा क्या? क्योंकि हम तो ऐसी एजेंसी हैं जो अलग अलग स्टेट में जाकर कार्रवाई करते हैं। ये अभी के समय के देखिए, जिस समय पूरे देश में छुट्टी का माहौल है और गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, वैसे समय में भी ईडी के अधिकारी अपने काम में लगे हुए हैं। पंजाब में, लुधियाना के क्षेत्र में, राजस्थान में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी पीएसीएल का अटैच किया जा रहा है। और उस अधिकारी को, कर्मचारी को, अगर पंजाब में भी भगवंत मान की सरकार ये प्रोटेक्शन में आ जाए इन लुटेरों का, और वहां पर ईडी के कर्मचारियों पर, ईडी के अधिकारियों पर हमला करना शुरू कर दे, तो फिर ईडी क्या करेगी? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार या तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार, अगर स्टालिन के जो रेत माफिया है जिसके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है, और जो अधिकारियों से मिली भगत थी, जिसके अधिकारियों के समर्थन में स्टालिन ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, अगर वहां पर इन रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में ईडी एक्टिव होती है और स्टालिन अपने लोगों के साथ पहुंच जाता है, फाइल नहीं देता, तो क्या होगा? यानी कि एक परंपरा बन जाएगी कि जहां जहां अपोजिशन पार्टी के स्टेट है, वहां अगर लूटपाट मचा है, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में कोई गिरफ्तारी की जा रही है, तो उसमें वहां की सरकार कोऑपरेट नहीं करेगी, वहां की पुलिस वहां की सरकार के इशारे पर ईडी को परेशान करेगी, तो ये तो परंपरा बन जाएगी। इसलिए ईडी ने याचिका दायर की थी आर्टिकल 32 के तहत कि इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई करेगी, ये संवैधानिक अधिकार का सवाल है। लेकिन अब तक सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? केवल निर्देश जारी, केवल फटकार, टिप्पणियों का फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें भी तारीख पर तारीख दिए जा रहे हो। ईडी की पूरी टीम कोलकाता में बैठी है, लेकिन उसको अभी तक ये नहीं लग पाया कि आगे की कार्रवाई कैसे करें। प्रतीक जैन के लिए समन रखे हुए हैं ईडी के पास, वो जारी नहीं कर पा रहा। प्रतीक जैन को अगर अरेस्ट करके लाएंगे कोलकाता के ऑफिस में, तो हो सकता है तृणमूल कांग्रेस के लोग सामने आ जाएं, और वे भी हो सकता है कि कोलकाता की पुलिस उनके समर्थन में आ जाए, हम लोगों को इंटरोगेट ना करने दे। लेकिन राजीव सर, इससे पहले भी नोटिस जारी किया गया था, चुनाव आयोग ने सभी अधिकारियों को नोटिस भेजा था कि जिस तरह से आप काम में व्यवधान डाल रहे हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ नोटिस आया, उसके बाद भी कोई एक्शन या किसी तरह से अधिकारी सुधरते नजर नहीं आ रहे। देखिए, अधिकारी तब सुधरेंगे जब वहां का स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंट्रोल में नहीं होगा। यानी ममता बनर्जी से अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल छीना जाता है, तभी वहां के अधिकारियों को लगेगा कि अब ममता बनर्जी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, उसके इशारे पर चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तक वो कार्रवाई की नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, ईडी भी सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रही है, और ईसी भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर एफिडेविट दायर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट जो वहां पर जज बैठे हुए हैं, इन लोगों को जब सुओ मोटो लेना पड़ता है मणिपुर के मामले में, तो उन लोगों को यह समझ आता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, वहां अगर हिंसा में हम अपनी टीम भेज दें इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कहीं से कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि सरकार केंद्र में भी उनकी, राज्य में भी उनकी है। लेकिन जहां अपोजिशन पार्टी की सरकार होती है, इनके दिमाग में भी लगता है कि अगर इनकी सरकार के खिलाफ हम कड़ी टिप्पणी, कड़े फैसले लेते हैं, तो फिर हमारे ऊपर यह ठप्पा लग जाएगा कि सरकार के समर्थन, केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही। यह सुप्रीम कोर्ट के जज भी आपस में बटे हैं। एक छोटा सा ट्रांसफर होता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज
उज्जवल भुइयां सवाल उठाने लगते हैं कि एग्जीक्यूटिव पावर अब सरकार के पास चली गई है, कोलेजियम सरकार के इशारे पर ट्रांसफर कर देती है, एक जज का ट्रांसफर कर दिया गया और उसमें सरकार की भूमिका कैसे हो सकती है, कोलेजियम को पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए। ये ऐसी स्थिति पैदा कर दिया है इन लोगों ने कि इन लोगों ने प्रोटेक्शन के नाम पर, ये लोकतंत्र के नाम पर, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उन लोगों को खुली छूट दे दी है जो कि अराजकता का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ममता बनर्जी की शुरुआती दौर है। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इंतजार कर रहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होने का। अभी तो ये जितना उत्पात मचा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया तक, एसआईआर की प्रक्रिया खत्म होते जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, ममता बनर्जी का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल खत्म हो जाएगा। जितने ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकारियों की नियुक्ति ये चुनाव आयोग के निर्धारित करेंगे और इसी के बाद ममता बनर्जी को पता चलेगा कि अभी एसआईआर की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करना, ईडी की टीम को रोकना या सीबीआई के छापों में हंगामा खड़ा करना या फिर घूम घूम कर दुष्प्रचार करना कि लोकतंत्र खतरे में है, इसका परिणाम क्या होता है। इनको यह तो पता लग गया कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई, अगर फर्जी वोट हट गए तो फिर हमारे हाथों से बंगाल फिसल जाएगा और इसलिए पहले खुद, फिर उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ता, फिर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी जो कि बीएलओ के तौर पर भी काम कर रहे हैं, उन लोगों के सामने लाई और अब इंटेलेक्चुअल क्लास जो कि सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं पश्चिम बंगाल में, जिनको लोग पहचानते हैं, अमर सिंह जैसे लोग, इन लोगों को सामने लाया जा रहा है कि देखो देखो ये पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए एसआईआर करवा रही है, इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। यानी फायदा भी अगर होगा फर्जी वोटर हटाने से, घुसपैठियों को बाहर करने से, तो उस फायदे नुकसान के कारण ये संविधान कानून की धज्जियां उड़ाने दी जाए। जो स्थिति पैदा हुई है पश्चिम बंगाल में, उसमें एक्शन तो लेना पड़ेगा और चुनाव आयोग अभी इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में ये जो 4 तारीख को फैसला सुनवाई होनी है ममता बनर्जी को भेजे गए नोटिस पर, उसका इंतजार ईडी कर रही है और ईडी की टीम इसी बात का इंतजार कर रही है कि आगे जो फैसला आएगा कि अगर ईडी की टीम को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल कर सके। जैसे पिछली बार जब कोलकाता में सीबीआई के छापेमारी हुई 8 दिन पहले, तो उस समय सीबीआई ने जितने सेंट्रल फोर्स की पहले जरूरत होती थी उससे 3 गुना कर दिया। हर जगह पर इनके पीछे पीछे सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवान थे। अब ईडी भी यही करेगी कि प्रतीक जैन की गिरफ्तारी करनी है तो हम क्या करना चाहिए, अगर अभिषेक बनर्जी को समन भेजना है तो हमें कितने सेंट्रल फोर्स की जरूरत होगी। यह छावनी बनाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल को अगर वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना है। और इसके लिए केंद्र सरकार को, केंद्रीय एजेंसियों को, चुनाव आयोग को और सुप्रीम कोर्ट को, सबको निष्पक्ष तरीके से फैसला लेना चाहिए। ममता बनर्जी के दबाव में अगर फैसले लिए गए तो इस बार भी चुनाव में वही करेगी जो पिछला बार की थी और उसके बाद 5 साल तक पश्चिम बंगाल को की जनता को क्रश होना पड़ेगा ममता बनर्जी के इशारे पर जो गुंडागर्दी वहां पर चलती है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में ममता बनर्जी की पैंतरेबाजी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी आए या चुनाव आयोग कितने भी नोटिस भेज दे, उसके बावजूद ममता बनर्जी का तानाशाही वाला रवैया जारी है। वो लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रही है, जिससे बंगाल में एक बार फिर सियासत सुलगती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बंगाल चुनाव में अपनी हार टारने को लेकर ममता बनर्जी अलग अलग तरह की जुगत लगा रही हैं, जिनमें केंद्रीय एजेंसियों के साथ उनका टकराव बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग क्या बड़ा एक्शन लेता है। बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।